कहानी एक गर्ल विद ए बास्केट। हिमालय की ओर बढ़ते हुए मैं दिल्ली को छोड़ चुका था। मुझे बरेली तक रेलगाड़ी से जाना था और फिर कार से रानीखेत तक, जो अंग्रेज सेना की पुरानी पहाड़ी छावनी थी और जो बर्फ से ढके 120 मील तक फैले हिमालय के सामने एक 6000 फुट ऊंची पर्वत श्रेणी पर स्थित है। रेलगाड़ी धीमी गति से चल रही थी और रास्ते में पड़ने वाले सभी स्टेशनों पर रुक रही थी। प्रत्येक स्टेशन पर मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को खोल देता था और प्लेटफॉर्म पर घूमता था। प्लेटफॉर्म लोगों से ठसाठस भरे होते थे, जिनमें सिख, मुसलमान, हिंदू, सैनिक, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी, फेरी वाले होते थे। प्रायः प्रत्येक व्यक्ति नंगे पैर होता था तथा ढीले सफ़ेद कपड़े पहने होता था। मैं कम से कम 3 व्यक्तियों से पूछता, तब मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिलता जो अंग्रेज़ी बोल सकता था। हम संसार के मामलों और उस प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय पर बात करते जो उस दिन के समाचारों में होता था। इस प्रकार मैं जनता के विचारों की सरकारी दृष्टिकोण और दी गई सूचनाओं से तुलना करके राष्ट्र की भावनाओं को जानने का प्रयत्न करता था। यह मार्ग भारत के सर्वाधिक विकसित क्षेत्रों में से एक था। यह ऊपरी गंगा नदी का मैदान था, जो समुद्र तल से 1000 फुट ऊंचा होने पर भी काफ़ी गर्म था। गंगा का रंग मटमैला था। वह बाढ़ के पानी से उफर रही थी और इसके बाढ़ के पानी में हजारों एकड़ चावल के खेत डूबे हुए थे। उत्तरी दिशा में जंगलों का विस्तार था। अविच्छिन्न रूप से लंबी लंबी घास फैली थी, जिसकी ऊंचाई आदमी के सिर से भी अधिक थी, जिसके बीच बीच में पेड़ों के झुरमुट आ जाते थे, जो बाघों, हाथियों, अजगरों व नागों की शरणस्थली थे। बाकी स्थलों पर सपाट मैदान ही थे, जो दूर क्षैतिज एक विस्तृत दिखाई पड़ते थे। बीच बीच में यहाँ बरगद के पेड़, पाकड़ पेड़ों की पंक्तियाँ एल्म पेड़ों की तरह दिखाई देती थी, जिनके तने घुमावदार मोटाई लिए हुए थे। दक्षिण पश्चिम की ओर से गर्म और तर हवा बह रही थी। स्टेशनों पर खाने की खोज में बंदर पेड़ों से उछलकर आ जाते थे। उनमें से कुछ बंदरियां भी होती थीं, जिनके पेट से बच्चे चिपके होते थे। जिन गांवों से होकर हम गुजर रहे थे, उनकी दीवारें गोबर और कच्ची मिट्टी से बनी हुई थी। उनकी नोकदार छतों पर छप्पर थे, ढलुआ बल्लियों पर फैले हुए बांस, जिन पर घास के बंडल बंधे थे। छप्परों पर फैली हुई कद्दू की बेलों पर उस दिन फूल खिले हुए थे और वे मटमैली मोटी दीवारों पर लटकी हुए पीले रंग की टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं जैसी लग रही थी। लोगों से बात करने का मेरा यह सिलसिला एक स्टेशन पर आकर टूट गया। जैसे ही मैं डिब्बे से नीचे उतरा, बच्चों की एक टोली मेरे चारों ओर एकत्रित हो गई। वे टोकरियां बेच रहे थे, हाथ से बुनी सरकंडे की टोकरियां, जिन पर सादी डिजाइनें बनी हुई थी। वे टोकरियां ऊंचा उठाए हुए थे और जोर से ऐसे शब्द बोल रहे थे जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा था, किंतु उनके शब्द उनकी इच्छा स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहे थे। ये शरणार्थी बच्चे थे। जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन का निर्णय हुआ, तो लाखों लोगों ने अपने मूल स्थानों को छोड़ दिया। 90 लाख लोग धार्मिक उन्माद के डर से पाकिस्तान से भागकर भारत आ गए। वे रवाना होते समय पूरी तरह से निर्धन थे। जब उन्होंने अपनी लंबी कठिन यात्रा आरंभ की, तो वे और भी गरीब हो गए, क्योंकि जो कुछ भी वे ला सकते थे वह केवल थोड़ा सा भोजन और कुछ सामान था। शीघ्र ही उनकी भोजन सामग्री भी समाप्त हो गई। यात्रा आरंभ करने के कुछ दिन पश्चात ही भुखमरी के कारण वे लोग सड़कों के किनारे गिरकर मरने लगे। टोकरियां बेचने वाले बच्चे इन्हीं शरणार्थियों के पुत्र पुत्रियां थे। वे उनके माता पिता या रिश्तेदार नगरों में एकत्र हो गए थे, छोटी खुली दुकानें लगाकर और साधारण वस्तुओं को बनाकर उन बाजारों में, जहां पहले से ही अत्यधिक भीड़ थी, जीविका कमाने का प्रयत्न कर रहे थे। वे कपड़े तथा घास से बनी झोपड़ियों, जिनकी गलियों में कतारें लगी हुई थी, में रहते थे। ये शरणार्थी, जो छोटे किसान थे, जीवन पर थोड़े में जीवन निर्वाह करने के अभ्यस्त थे, क्योंकि उनकी वार्षिक औसत आमदनी वर्ष में $100 से अधिक नहीं होती थी। साधारण अकुशल मजदूर प्रतिदिन 3 सेंट या सप्ताह में $2 से कम कमाता है। दिन में एक बार भोजन मिलता है, एक प्याज, एक रोटी, दूध के साथ एक कटोरी दाल, शायद थोड़ा सा बकरी की दूध का पनीर। न चाय, न कॉफ़ी, न चिकनाई, न मिठाई, न गोश्त। एक वर्ष में $100 से सप्ताह में $2 भी नहीं होते। फिर भी इतना थोड़ा सा धन उन लोगों की टोकरियां बेचकर कमाया नहीं जा सकता था, जो स्वयं इतने गरीब हैं कि टोकरियां नहीं खरीद सकते। निस्संदेह यही कारण है कि ये छोटे बच्चे मेरे ऊपर टिड्डियों की भांति टूट पड़े। उनकी नज़र में एक अमेरिकी होने के कारण निस्संदेह मैं सर्वाधिक आशाजनक खरीदार था। मैंने कुछ आने में एक छोटी सी टोकरी खरीदी, थोड़े से अधिक पैसों में फल की एक टोकरी, ₹1 में रद्दी कागज डालने की सुंदर टोकरी, ₹1 में एक सिलाई का सामान रखने की टोकरी, 1 या 2 आना प्रत्येक में कुछ पंखे। मेरे हाथ भर गए थे और मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। बच्चे अपने माल की जोर से आवाज़ लगाते हुए घूम रहे थे। मैं चारों ओर से घिरा,
आगे बढ़ने में असमर्थ, एक कैदी बन गया था। सर्वाधिक परिश्रमी, चुस्त विक्रेता, 9 साल की एक सुंदर लड़की जो मेरे सामने खड़ी थी। उसके पास मूठ वाली एक सुंदर टोकरी थी और उसके लिए वह 1.5 रुपया या लगभग 30 सेंट चाहती थी। वह बहुत जोर देकर अपनी बात कहने वाली थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बहुत आग्रह कर रही थी। उसके स्वर में ऐसी करुणा थी जो किसी के हृदय को झकझोर दे। मेरे हाथ भरे हुए थे और एक टोकरी के लिए आवश्यकता की बात ही क्या, मेरे पास जगह नहीं थी। अपने बाएं हाथ पर टोकरियां और पंखों को संभाल कर मैंने अपने सीधे हाथ वाले कोट की जेब में हाथ डालकर थोड़ी सी रिजगाई निकाली। शायद कुल मिलाकर 15 सेंट थे जो मैंने उस टोकरी में रख रख दिए जिसे वह लड़की मेरे सामने कांता ढंग से पकड़े हुए थी। मैंने यह समझाने का प्रयत्न किया कि मैं टोकरी नहीं खा सकता हूँ, परंतु उसके बदले तुम्हें धन का उपहार दे रहा हूँ। मैंने तुरंत अनुभव किया कि मैंने कोई अपराध कर दिया। इस 9 वर्ष की बच्ची ने, जो फटे कपड़े पहने थी और भुखमरी की कगार पर थी, अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई, टोकरी में हाथ डाला और एक स्वाभिमानी स्त्री जैसे सम्मान और गौरव के साथ धन मुझे लौटा दिया। केवल एक ही काम था जो मैं कर सकता था। मैं टोकरी खरीद ली। उसने अपनी आंखें पोंछी, मुस्कुराई, प्लेटफॉर्म से तेजी से भागकर किसी घास की झोपड़ी की ओर बढ़ी, जहाँ उस रात उसके पास कम से कम 3 सेंट हो गए होंगे। मैंने यह कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। मैंने उन्हें बताया कि यह भी एक कारण है जिससे मैं भारत से स्नेह करने लगा हूँ। जो लोग मैंने भारत में देखे, गांव में तथा ऊंचे पदों पर आसीन थे, उनमें स्वाभिमान और अच्छे व्यवहार और सहयोग नागरिकता की भावना भरपूर है। उनमें स्वतंत्रता के लिए तीव्र लालसा भी है। इस सुंदर बच्ची ने, जो गंदगी और गरीबी में पली थी, जिसे भाषा और व्यवहार किसी स्कूल में कोई शिक्षा नहीं मिली थी, मुझे भारत की गहन भावना, प्रधान आत्मा की झलक दिखाती थी।